गुड मॉर्निंग और राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की? देखो, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मैंने एनसीईआरटी की बुक मंगाऊंगा आप लोगों के लिए और उसमें से कुछ कुछ टॉपिक आपको बताऊंगा, ठीक है? तो किताबें तो मैंने मंगा ली हैं दोनों, ठीक है। और अब मैंने उनको थोड़ा थोड़ा देख भी लिया है क्योंकि मुझे पढ़े हुए बहुत दिन हो गए थे, तो मुझे भी थोड़ा एक बार समझना ज़रूरी था। और मैं हूँ आर्ट्स का स्टूडेंट। साइंस को मेरे लिए समझना थोड़ा थोड़ा टेढ़ा होता है, मतलब समझ में थोड़ा कम आता है। और कुछ चीज़ें मुझे समझ में आएंगी, वो मैं आपको समझा दूंगा। अगर मुझसे कुछ मिस्टेक होती है, पहली बात तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में जो भी मैं बताऊं आप लोगों को 100% ऑथेंटिक और सही चीज़ें बताऊं। बाकी मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूं, हो सकता है किसी शब्द का मतलब मैं आपको नहीं समझा पाऊं, लेकिन जो जिस तरीके से मैंने समझा था वो चीज़ें आपको समझा दूंगा, ठीक है। और मैंने अभी 10वीं क्लास की एनसीईआरटी बुक खोल रखी है ना। इसको मैंने डिवाइड भी कर दिया है ना, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में। इसमें मैंने केमिस्ट्री के चैप्टर ऐड कर सीक्वेंस में बता बता दिए। यहाँ पे बायो के, यहाँ पे फिजिक्स के 4 चैप्टर, ठीक है। तो केमिस्ट्री से शुरू कर रहा था मैं आज। मैंने पढ़ा इसको थोड़ा सा, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, प्लीज़ मुझे जज मत करना, ठीक है। मैं अगर साइंस का स्टूडेंट होता या फिर टीचर टाइप का आदमी होता तो मैं तुमको बहुत बढ़िया तरीके से समझा देता। लेकिन मैं तुमको एक मोटी मोटी देसी भाषा में समझाऊंगा कि किस तरीके के सवाल आते हैं और किन किन तरीके की चीज़ों को, किस तरीके के प्रश्नों को आपको थोड़ा ज़्यादा गौर से देखना चाहिए। बस इतना है मेरा पर्पज़ इसका। मैं ये नहीं बनाऊंगा इस वीडियो के अंदर, मतलब ये सोच के वीडियो बना भी नहीं रहा कि आपको ये बता दूं कि जो इस वीडियो में मैंने पढ़ा रहा हूँ मैं या फिर मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, उसमें से सब कुछ आएगा। इस तरीके से इस वीडियो को मत लेना। जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहना। मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगा कि आप इस टाइम पर नई एनसीईआरटी बुक लेके आओ। आप केवल एनसीईआरटी बुक मैंने खोल रखी है, आप केवल इसको देख लो। हो सकता है आपने जो पढ़ा हो वो मैं इसको सेम आपका रिवीजन करा दूँ यहाँ पे। और हो सकता है आपने जो जो बुक आप फॉलो कर रहे हो उस बुक के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हो, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो आप बस इसको इस तरीके से लेना, मेरे को जज मत करना प्लीज़, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। इसका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, ठीक है। इसमें से मैंने कुछ कुछ चीज़ें हाईलाइट कर ली हैं जो मुझे समझ में आई, और आपको मैं समझा देता हूँ कि इसमें से किस तरीके के प्रश्न आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, एनसीईआरटी के अंदर जैसे ही फोटोग्राफ, जैसे जहाँ जहाँ फोटोग्राफ आएंगे ना, वो वाले क्वेश्चन बहुत रिपीटेड होते हैं और ये प्रश्न आते ही आते हैं। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आप इसमें से देख लीजिए, ठीक है। देखो, इसमें ये लाइन है ना कि 3 से 4 मीटर, इसको भूल जाओ आप, ठीक है। मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़ कर साफ कर लीजिए, आप इसको भी भूल जाओ। लेकिन आपको मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, मैग्नीशियम के रिबन को वायु में जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है। आपको मैं बताता हूँ उसका आंसर क्या है, ठीक है। आपको बस प्रश्न यही बनेगा कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले उसको साफ रेगमाल से रगड़कर साफ क्यों किया जाता है, फिर काई से रगड़ते हैं उसको साफ करने के लिए। तो पहला प्रश्न का आंसर ये बन जाएगा इससे कि उसको रेगमाल से साफ किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि उसको जलाने से पहले अगर उसको साफ नहीं करेंगे ना तो वो हवा के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद में वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ये MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। इसकी परत बन जाती है पतली सी इसके ऊपर, ठीक है, इसके रिबिन के ऊपर। तो उससे क्या होता है कि फिर वो जल नहीं पाता ढंग से, ठीक है। तो वो जलने में रुकावट पैदा करता है, इसलिए उसको जलाने से पहले रेगमाल से रगड़ के साफ करते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब मैग्नीशियम के रिबन को जलाओगे तो वो कौन सी लो के साथ जलेगा? सफ़ेद लो के साथ, ध्यान रखना, ठीक है। ये रिबन दहन हो रहा है। इसको जलने के बाद में जो पाउडर बनेगा, मैग्नीशियम जो के रिबन को आप जलाओगे उसके बाद में जो चूर्ण बनेगा वो कौन से कलर का बनेगा? व्हाइट कलर का। ध्यान रखना, ये प्रश्न आता है कि मैग्नीशियम के रिबन को जब हम जलाते हैं हवा में तो जो पाउडर बनता है वो उसका कलर क्या होता है? सफ़ेद पाउडर बनता है उसका, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जलेंगी आगे इस वीडियो के अंदर और उनका सबका अलग अलग कलर होगा, ठीक है। तो इसलिए रट लीजिए, मैग्नीशियम के रिबन को जब हवा में जलाओगे तो सफ़ेद चूर्ण बनेगा, ठीक है। सेम लाइन यहाँ पे दोबारा लिखी हुई है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम का रिबन का दहन होता है, मतलब जलाया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और यहाँ पे लिखा हुआ नहीं हुआ, ऊपर लिखा हुआ है कि वाइट कलर के चूर्ण में बन जाता है, देख लो आप, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मतलब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और उसका चूर्ण कौन से कलर का बना? वाइट कलर का, आप याद कर लेना। इसी के बगल में देखो एक फोटो ये भी है। जहाँ जहाँ ये फोटो आएंगे ना, ये चित्र ऐसे आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैसे ही बन जाते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है दानेदार जस्ते पर तनु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण। प्रश्न आपका यही आएगा कि जिंक का जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया किया जाएगी तो कौन सा गैस निकलेगा बाहर? तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। कोई सूत्रों के नाम, रासायनिक नाम भी पता होने चाहिए, ठीक है। आपको नहीं है तो प्लीज़ इनको याद कर लीजिए आप। सबके जब आपको रासायनिक नाम पता होंगे तो आपको समझ में थोड़ा जल्दी आएगा, ठीक है।
इस किताब को ना सबसे अच्छी चीज़ पढ़ने की ये भी है कि देखो ये चीज़ यहाँ रिपीट हुई, सेम चीज़ दोबारा यहाँ रिपीट हुई। ये देखो जिंक और ये सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र और सेम जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस ये बनी दोबारा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बार बार रिविजन हो जाता है यहाँ से। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखो ये पेज है, ये लाइन पढ़ो आप। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को क्या कहा जाता है? हिट एंड ट्रायल विधि। ये सिंपल सा प्रश्न है और इसी लैंग्वेज में आ जाएगा ये कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि का क्या नाम है? हिट एंड ट्रायल विधि से इनको संतुलित किया जाता है। आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। लाने से पहले मैग्नीशियम के रिबन को क्यों साफ किया जाता है? इसका मैंने कहीं पढ़ा था अंदर ही इस बुक के अंदर, वो मैंने अंडरलाइन करना भूल गया, लेकिन आप ये मान लो क्योंकि वो ये, हाँ इसको मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। क्या होता है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ वो करता है अपना रिएक्ट करता है और MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली सी परत बन जाती है, ठीक है। देन वो जल नहीं पाता ढंग से, इसलिए उसको साफ़ किया जाता है। और साफ़ किससे किया जाता है? रैगमॉल से, ठीक है। रैगमाल से इसको साफ़ किया जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ आप, ठीक है। ये बहुत कन्फ्यूज़ होता है आपको कि भुजा हुआ चूना क्या होता है और बिना भुजा चूना क्या होता है, क्योंकि भाई ये बहुत, मैं भी कन्फ्यूज होता था इसमें पहले। तो आपको मैं सिंपल सा बताता हूँ। ये आग जल रही है, इसमें हमने पानी डाल दिया, बुझ गई आग। सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का। कोई चीज़ जल रही है, उसमें पानी डाल दिया, बुझ गई। तो भुजा हुआ चूना मतलब उसमें पानी होगा, बिना भुजा चूना उसमें पानी नहीं होगा। कैल्शियम ऑक्साइड CaO इसको बोलते हैं बिना भुजा चूना, ठीक है, बिना भुजा हुआ चूना। इसमें हमने क्या डाला? पानी, H2O पानी डाला, ये क्या बन गया? CaOH2। इसका मतलब ये भुजा हुआ चूना बन गया। ये भुजा हुआ चूना वही है जो अपने सफ़ेदी वगैरह अपने घरों में पेंट करते हैं ना, सफ़ेद वाला, इसी से ही करते हैं। क्योंकि अब ये बिना भुजा हुआ चूना होता है पाउडर फॉर्म में जो अपन लाते हैं। इसमें पानी डाला, ये क्या बन गया? भुजा हुआ चूना। उसमें बुलबुले से उठते हैं, साथ में ऊष्मा भी निकल जाती है, आपने देखा होगा। बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों में सफेदी के लिए किया जाता है। बुझे हुए चूने का, ठीक है, बिना बुझे का नहीं किया जाता। और बुझे हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है। लाइन देखो, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों में सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना देता है। मतलब अपन दीवार पे पुताई कर देते हैं तो पतली सी परत बन जाती है सफ़ेद सफ़ेद। 2-3 दिन बाद वो अपना असली रंग लेती है, वो वायु के साथ अभिक्रिया करती है, देन वो प्योर चमकदार वाइट दीवार बन जाती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। साथ में रासायनिक सूत्र भी बता दिया हमको संगमरमर का, CaCO3, ठीक है, ध्यान रखना। संगमर, इसमें एक वर्ड आया है संयोजन अभिक्रिया। एक संयोजन अभिक्रिया होता है, एक वियोजन अभिक्रिया होता है। देखो मैं इनका मतलब समझा देता हूँ आपको एक बार। तो इसमें एक लाइन आई है संयोजन अभिक्रिया। इसका मतलब होता है कोई भी दो पार्ट जुड़कर एक, मतलब दो पार्ट बनकर जुड़ने के बाद में कोई सिंगल पार्ट बन रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। और वियोजन का मतलब क्या होता है? कोई भी एक चीज़ है, कोई वस्तु है, वो टूट कर दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, उसको बोलते हैं वियोजन। इसमें क्या हो रहा है? देखो, कोयले का जलना, अगर कोयला जल रहा है तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी? यही प्रश्न आपको आएगा बाहर, मतलब आपको दिक्कत होगी, ध्यान रखना, ठीक है। कोयला जलेगा, कार्बन होता है, कार्बन जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कोई भी चीज़ अगर जलेगी ना, बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकती। तो आप ये चीज़ ध्यान रखो। फिर उससे बाहर निकलेगी CO2। ये प्रश्न आपको आएगा, फिर आप बोलोगे कि यार कहाँ पढ़ा मैंने। कोयले का अगर दहन होगा, जलेगा, तो CO2 गैस बाहर निकलेगी ही निकलेगी। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो पिछले पेज में बताया था कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, साथ में वियोजन अभिक्रिया भी होती है, ठीक है। वियोजन का मतलब किसी भी पदार्थ का दो हिस्सों में टूटना, और संयोजन मतलब दो टूटे हुए पदार्थों को एक साथ जोड़ना, ठीक है। आपको देसी भाषा में समझा देता हूँ। ये संयोजन अभिक्रिया का जो है एग्जाम्पल अपने सामने, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड आया है सामने, देखो, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्मा, देख, दो अभिक्रिया होती हैं इस तरीके की भी, एक ऊष्मा क्षेपी होती है और एक ऊष्मा शोषी होती है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वो होती है जिस अभिक्रिया के अंदर लास्ट में कोई गैस निकल रही हो, ठीक है, कोई भी गैस निकल रही हो, एनर्जी निकल रही हो, ऊर्जा। तो इसमें देखो, आप देख लो, ये प्राकृतिक गैस का दहन होता है। देन इसमें भी अपना जो है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है ये, ठीक है। ऊष्मा शोषी होती है, जो ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है, जो उसमें से कोई भी निकलेगा नहीं, जबकि वो ऊष्मा को खाई जाएगी, पचा जाएगी एक तरीके से, ठीक है। ये होती अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है अपनी एक तरीके से, ठीक है। और ये वही उसी के बारे में बताया इसमें, पूरी लाइन के अंदर वही है। ग्लूकोज हमारे शरीर में किस तरीके से एनर्जी देता है, लास्ट में हमारी बॉडी एनर्जी लेती है, तो वो एक ऊष्मा के ही तरह से काम करता है, ठीक है। तो जहाँ भी ऐसी फोटो आएगी ना एनसीईआरटी बुक के अंदर, उसको तो आप ढंग से रट लेना, क्योंकि यही बार बार रिवीजन होकर आती है। अब इसका मतलब क्या, वो यहाँ लिखा हुआ देखो, फेरस सल्फेट क्रिस्टल
के हरे रंग में परिवर्तन हुआ। अब यार इसको रट लो तुम, भले ही तुम इसको समझो, मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे भी इतना नहीं पता इसका। फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाएगा तो वो हरे रंग में परिवर्तन हो जाएगा। ध्यान रखना, ये बार बार प्रश्न आएगा और फिर तुम परेशान हो जाओगे। आपको किसी किताब में मिले या नहीं मिले, यहाँ मिल रहा है, ठीक है। लेड नाइट्रेट को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिर आग में गर्म करेंगे बर्फ नली के अंदर, तो उसमें जो धुआं निकलेगा वो भूरे रंग का निकलेगा। फेरस सल्फेट का कलर कौन सा बदलेगा, हरे कलर का बदलेगा, ठीक है। इनको रट लो तुम, यही आएंगे घूम घूम के, फिर बाद में दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। और इनसे जो गैस निकलेगी ना, लेड नाइट्रेट को गर्म करने से जो गैस निकलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसमें आपको इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। बाद में इसमें देखो आपको बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना का मतलब मैंने आपको समझा दिया, इनका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप अब मैं इनको आपको सारी चीज़ें बता नहीं सकता क्योंकि मेरा साइंस का बैकग्राउंड भी नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोटा मोटा आइडिया लग जाना चाहिए आपको कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं। और इसमें तो साफ साफ लिखा भी हुआ है, तो आप इनको देख लो, याद भी कर सकते हो, ठीक है। अगले पेज में देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, लेड नाइट्रेट वाला, ठीक है। इसमें अगले पेज के अंदर सेम दोबारा एक और चित्र है। जहाँ जहाँ चित्र आएगा वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मान लो। इसमें लिखा हुआ है सिल्वर क्लोराइड को अगर आप धूप में खुला छोड़ोगे तो वो कौन से कलर में बदलेगा, दूसरा कलर। अब दूसरा कलर कौन सा तुमको पता, ब्राउन कलर है ना, ग्रे, हल्का सा ग्रे इस कलर, ग्रे ब्राउन मिक्स कलर को बोलते हैं अपना दूसरा कलर। ध्यान रखना, सिल्वर क्लोराइड को धूप में खुला छोड़ने पर वो किस कलर का बदलेगा, रट लो इसको, यही प्रश्न है, यही आएंगे रिपीटेड, आप फिर दिक्कत आएगी आपको। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का हो जाता है। श्वेत कलर का मतलब वाइट कलर का, दूसरा मतलब ग्रे और ब्राउन के बीच का कलर, आपको पता लग जाएगा अपने आप, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी आएगा आपको वैसे। देखो इसमें आपको ये इसमें बीच बीच में ऐसे प्रश्न टाइप के भी बनाए हुए हैं सेक्शन टाइप में। किसी एक्स पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसमें एक्स पदार्थ कौन सा है तुमको पता होना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। ये मैंने आपको बताया था ना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसमें H2O आप पानी डालोगे तो क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना। ये बिना बुझा हुआ चूना है, ठीक है, पहले बता रहा हूँ आपको, ये बिना बुझा चूना, ये बुझा हुआ चूना, इसी का यूज होता है सफेदी करने के लिए। ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपको किसी एक्स। और आपको एक और बता दूं मैं, लैंग्वेज भी नहीं बदलेगी, NCERT की लैंग्वेज कॉपी पेस्ट होके आएगी ऐसे कैसे एग्जाम के अंदर। रट लो इस सवाल को आप, कि किसी एक्स पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी के लिए किया जाता है। आपको पता होना चाहिए वो कौन सा पदार्थ है, ठीक है। उसका सूत्र लिख दीजिए, आपको सूत्र भी पता होना चाहिए उसका साथ में। और अगला क्या है, एक देखो ये लाइन, फिर से एक चित्र आया और फिर से उसके नीचे एक लाइन आई। आप उस चित्र को भूल जाइए, मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है। लोहे की कील का भूरा रंग होगा जब उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाएगा, ठीक है। आप इसको रट लो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझ पाता था तो मैं भी रट लेता था, आपको भी यही बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसकी अभिक्रिया के पीछे मत जाओ क्योंकि आपके प्री में आएगा, मेंस में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो आपको बस ये पास ही करना है। तो लोहे की कील को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे, ठीक है, देन लोहे की कील का रंग तो हो जाएगा भूरा, ठीक है, और विलयन का कलर हो जाएगा नीला। रट लो इसको, ठीक है। लेयर बनती है ना किसी भी चीज़ से रिएक्ट होकर, तो उसको संचारण बोलते हैं। संचारण मतलब रिएक्ट करता है किसी भी हवा की उपस्थिति में, ठीक है, और वो ख़राब होता है। जैसे लोहे में जंग लगना संचारण का एक एग्जांपल है। जैसे कि चांदी का काला पड़ जाना किसी बहुत टाइम के बाद में, तो वो एक संचारण का एग्जांपल है। और जैसे कॉपर जो होता है वो उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, मतलब हरा हरा सा कुछ जम जाता है, वो भी मतलब अपना जो है संचारण का ही एक एग्जाम्पल है। तो ये रट लो आप इसको, ठीक है। रटने की चीज़ है, समझने की क्या चीज़ है इसमें, ठीक है। देखो चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत का रंग कौन कौन सा होगा, चांदी पर तो काला होगा, कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, चांदी पर तो काला होगा, तांबे पर हरी परत बनेगी। तो रट लो इसको, ठीक है, इतना दिमाग मत उड़ाओ इसमें। इसका मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ऊष्मा छेपी वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा बन रही है, मतलब बाहर निकल रही है, और ऊष्मा शोषी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ठीक है। ये आप समझ ही लो इस चीज़ को, सिंपल से, इसमें और अलग से कुछ भी नहीं है। अब ये चैप्टर खत्म हो गया, इसमें लास्ट में कुछ प्रश्न है उनको मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है वो बिना लैंग्वेज चेंज हुए वैसे के वैसे कॉपी पेस्ट होके आ जाए। स्थापन होता है, द्विस्थापन होता है, विस्थापन होता है, इनको आप किसी भी सर से फॉलो कर रहे हो वहाँ से पढ़ते रहना, आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। मैं इनको आपको नहीं समझा पाऊंगा, मैं आपको केवल वो हाईलाइटेड प्रश्न बताऊंगा जो मैंने आप इसके अंदर देखे थे, जो लैंग्वेज टाइप के होते हैं, सिंपल सिंपल से। बाकी आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ते रहना, ठीक है। इसमें देखो एक वो प्रश्न रिपीट हुआ है जो पिछली वीडियो में आपको, पिछले पेज में मैंने आपको बताया था कि लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने पर क्या होता है। तो ये रहा, देखो एफ ई मतलब लोहे का फॉर्मूला है ना, Fe। इसमें HCl अगर आप रिएक्ट करवाए वो तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। और FeCl2 जो प्रोडक्ट बनेगा वो बाहर निकल के आएगा, इसको बोल देंगे अपन फेरम क्लोराइड, ठीक है। देख लो आप, आयरन क्लोराइड, फेरम मतलब, ठीक है, वही। और हाइड्रोजन गैस निकल के बाहर आ जाएगी। देखो इस पर फोकस कर लेते हैं, देख लो आप। इस तरीके के प्रश्न आएंगे। चैप्टर खत्म हो गया और इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझसे छूटी भी होंगी, मुझे पता है, पहला वीडियो है। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड के और आपकी साइंस बहुत अच्छी है तो इस वीडियो को
मुझे देख के ऐसे जज मत करना कि भाई क्या बताया, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें छूट गई, तो वो आप देख लेना, ठीक है। ये था, इसमें जो भी चीज़ें छूटी होंगी वो मैं आपको अगले वीडियो में कुछ कुछ पॉइंट्स बना के बता दूंगा। बहुत सारी चीज़ें छूटी है मुझे पता है, लेकिन इस तरीके का मेरा पहला वीडियो था भाई, मेरी साइंस बैकग्राउंड है ही नहीं मेरा, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ कुछ हाईलाइटेड पर्सन जो बता रहा हूँ जो रिपीटेड होते हैं। बाकी आप पढ़ते रहो। अगले वीडियो में कोई भी तरीके की दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट बता देना, इसमें कुछ दिक्कत आएंगी, आपको समझ में नहीं आएगा, और अगर मेरी कुछ मिस्टेक्स रही तो उसके लिए सॉरी। मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, लेकिन साइंस इतने बड़े तरीके से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितना मेरी कोशिश होगी। आप लोग बार बार कमेंट करते हैं साइंस का कुछ बताओ, साइंस का जो आपने एनसीईआरटी बुक मंगाई थी उनमें से कुछ बता दो, तो ये था 10वीं क्लास का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का। तो वैसे डेली बेसिस पे नहीं तो इवन छोड़ के इतने से वीडियोस लाता रहूँगा। आप मेरे वीडियोस के थ्रू पढ़ाई मत करना, बस आप जहाँ से पढ़ रहे हो पढ़ते रहना। इस टाइम पे आपको नया बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, एनसीईआरटी की दोबारा बता रहा हूँ मैं। जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ते रहना, जो बुक आप फॉलो कर रहे हो बुक फॉलो करते रहना। आप मेरा वीडियो केवल खाना खाते टाइम, नाश्ता करते टाइम, ऐसे जस्ट मतलब रिवीजन के तरीके से आप इसको देख सकते हो, और आपको अच्छा ही लगेगा। कुछ ना कुछ ऐड ही कर रहा हूँ इसके अंदर, ऐसा तो नहीं कि मैं कैमरा उठा के बाहर आपको कुछ फालतू की चीज़ें ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाई की बात है, आप देख लेना जब आपको टाइम मिले तब तक। ये वीडियो तो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, 10-15 मिनट के आसपास का रखूँगा, तो आपका नाश्ते के टाइम पे ही कंप्लीट हो जाएगा वीडियो भी, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, अच्छे से पढ़ते रहना, तब तक राम राम, बाय।